नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका इकोनॉमिकम में। मेरे साथ स्टूडियो में अर्थात की नई किस्त के साथ आ गए हैं मनी 9 का एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए, अर्थात का विषय आपको बताया जाए, उससे पहले आपको बता दें कि इस शो में आज क्या क्या खास होगा। तो आज शुरुआत तो हम अर्थात से जैसे करते हैं उसी से करेंगे। इसके बाद आपके सवालों के जवाब होंगे। दो बड़े सवाल आए हैं, उनके जवाब अंशुमान जी से लेंगे। सवाल तो बहुत सारे आए हैं, चुना दो को गया है जिन पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद इनकम की बात आज बेहद खास, ज़रूर गौर से सुनिए। अगर आप शेयर बाजार में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं, अगर आप बाजार को जानना समझना चाहते हैं, तो आज इनकम की बात आप ही के लिए है। आगे बढ़ेंगे तो बात आएगी वेब सीरीज़ की। तो इस बार अंशुमान जी आपको एक फिर वेब सीरीज़ बताने जा रहे हैं जो आप देख सकते हैं। उन्होंने हाल में देखी और वो चाहते हैं कि आप लोग भी देखिए। अब आते हैं लौट के अर्थात पे कि अर्थात का विषय क्या है। तो अर्थात का विषय आज का दरअसल हाल फिलहाल में जो खबरें सुर्खियों में हैं, चर्चाओं में हैं, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर का महीना एक लिहाज से बड़ा खास है। खास इसलिए है कि दुनिया के अलग अलग देशों में कार्बन टैक्स की बात शुरू हो गई है। बात भारत में भी शुरू हुई है। क्या आपको एक खबर पता है कि अभी हाल में ही टाटा स्टील के एक प्लांट को यूके की सरकार ने बजट से पैसा दिया। कहा कि ठीक है भाई, दिक्कतें हैं, तुम पैसा हमसे लो, कंपनी चलाओ। आपको याद है कि भारत में कभी आपने सुना हो या किसी भी दुनिया किसी देश में सुना हो कि सरकार बजट से प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए पैसा दे रही है। लेकिन उनमें जो शर्तें तय हुई, उनमें एक शर्त बड़ी खास थी। खास ये थी कि 3 साल के भीतर आप अपना स्टील का प्लांट जो है उसको कार्बन उत्सर्जन से मुक्त कर देंगे। स्टील बनाएंगे लेकिन कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। शर्त कड़ी थी। पूरी दुनिया में अभी इस तरीके की चर्चाएं हैं, इस तरीके की बातें हैं। ये बातें शुरू क्यों हुई, इसके आगे अगर हम चल के देखें तो क्या क्या परिणाम सामने आएंगे, कैसी उथल पुथल मचेगी, रोजगार का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा, उद्योगों का क्या होगा, देश दुनिया का क्या होगा, टैक्सों का क्या होगा, कानूनों का क्या होगा, ये सब कुछ बटोर लिया अंशुमान जी ने सिर्फ ये 30 मिनट के अर्थात में। आप देखिए और इसके बाद आप पर बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स पर आपके ये पूरा मामला आ जाएगा कि ये डीकार्बनाइजेशन की जो पूरी बहस दुनिया में छिड़ी है, इसकी जड़ में क्या है, ये शुरुआत कहाँ से होती है। मैं अक्सर कहता हूँ, फिर वही कहूँगा कि अंशुमान जी के अर्थात की खासियत ये होती है कि बात तो आज की होगी लेकिन इतिहास से इसका संदर्भ ना जुड़ा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिस कार्बन को ख़त्म करने की बात अब शुरू हुई है कि नहीं भैया कार्बन उत्सर्जन को ख़त्म करना है, वो शुरू कहाँ से हुआ था, आज इतिहास वहीं से कुरेदा है अंशुमान जी ने। सर, बात कहाँ से है शुरू? इकोनॉमिकम में आपका सबका स्वागत है। डीकार्बनाइजेशन एक शब्द है जिसे आप आजकल बार बार सुनते होंगे। अब तो घूमकर लगभग सारी चर्चाओं में आ गया है। आपने ये भी सुना होगा कि यूरोप ने एक नया कार्बन मैकेनिज्म लागू किया है जिसको लेकर भारत के निर्यातकों को पसीना आ रहा है। सरकार से लॉबिंग चल रही है। यूरोप 2 साल बाद उन उत्पादों पर टैक्स लगाने वाला है जिनको बनाने में बहुत सारा कार्बन निकलता है या पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचता है। ये मुहिम शुरू हो चुकी है, आधिकारिक रूप से सामने आ चुकी। भारत भी इस मुहिम का हिस्सा है। ये पूरी बहस अब जिस स्थिति में जा रही है, इसमें कार्बनाइजेशन अब केवल एक रोचक बौद्धिक विषय नहीं है। ये सीधे सीधे हमारी ज़िंदगी की, हमारी लागत की, हमारी नौकरियों को प्रभावित करने वाला है। और कार्बन के बिना स्टील और कोयला बनाना मतलब ये है कि बगैर आग के कोई चीज़ खौलाना। जो आप बनाना चाहते हैं तो ये तो बिल्कुल दूसरे तरीके की तकनीक की बात हो गई। और ये इस समय जब आप पूरी दुनिया की में महंगाई को तपता हुआ देख रहे हैं, तो आप इस इकोनॉमिकम से गुजरने के बाद आप पाएंगे कि इस महंगाई के लंबे चलने की एक बड़ी वजह ये भी है। कार्बन ख़त्म करने के लिए दुनिया को महंगाई को गले लगाना पड़ेगा और लंबी महंगाई झेलनी पड़ेगी। वो कैसे आएगी वो हम आपको बताएंगे, पर किस्सा कहीं दूसरी जगह से शुरू होता है कि कार्बन जो हमारी ज़िंदगी में इस तरह से शामिल हुआ, जिसने हमारी ज़िंदगी आसान की, वही हमारी सबसे बड़ी मुसीबत कैसे बना और वो कहाँ से शुरू होता है। मैं एक चरित्र से आपको मिलवाता हूँ। उनका नाम हेनरी बेस्मेर है। जो लोग फिजिक्स और साइंस के विद्यार्थी रहे होंगे उन्होंने बेस्मेर का नाम शायद सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना हो। हेनरी बेस्मेर ब्रिटिश फ़ौज के लिए तोप के गोले बनाते थे। उनका काम खास तौर पर यह था, युद्ध का दौर था और उस 17वीं 18वीं शताब्दी के दौर में वो फ़ौज के साजो सामान बनाते थे। अन्वेषण में की धुन थी बेस्मेर को नई चीज़ें खोजने की शौक थी। ब्रिटिश सेना की चुनौती ये थी कि उसे बहुत मजबूत स्टील चाहिए था हथियारों के लिए।
मांग बढ़ रही थी, युद्ध बढ़ रहे थे। लोहे को गलाकर जो स्टील उस समय बनाया जाता था वो पुरानी तकनीक से बनता था। ये लोहा कमज़ोर होता था, जल्दी टूट जाता था। बेस्मेर एक ऐसी प्रोसेस की कोशिश में थे जिसमें कि लोहे के अयस्क को, आयरन ओर को पिघलाकर एक मजबूत तोप का गोला बनाया जा सके, एक ऐसे एम्यूनेशन बनाया जा सके जो टिकाऊ हों और मजबूत हों। उस समय तक लोहे को शुद्ध करने के लिए जिस व्यवस्था का इस्तेमाल, जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता था, उसमें पिघले हुए लोहे में हवा भरी जाती थी। तो उन्होंने क्या किया बेस्मेर ने कि उन्होंने लोहा पिघलाया और उसमें में हवा भेजी और हवा भरना शुरू किया। तो जो पिघली हुई धातु थी गर्म, उसमें बुलबुले उठने लगे, हवा के बुलबुले उठने लगे। बेस्मेर को पहली बार दिखा कि ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि पहली कोशिश वो कर रहे थे हवा के जरिए लोहे को शुद्ध करने की। उन्होंने हवा भरना जारी रखा। उन्हें लगा कि प्रयोग तो सब असफल हो गया क्योंकि लोहा ख़राब हो जाएगा पिघला हुआ। उन्होंने हवा भरना जारी रखा। हवा भरते भरते लोहा और गर्म हुआ और चमकदार हुआ, और उसके बाद जब वो ठंडा हुआ तो पिछले लोहे से, जो पहले लोहा बनता था, उससे कहीं ज़्यादा मजबूत था। यह काम बेस्मेर ने सोचकर नहीं किया था। दुनिया में बहुत सारे आविष्कार अनजाने में होते हैं और ये माना जाता है कि स्टील की इस प्रक्रिया का आविष्कार भी अनजाने में हुआ। बेस्मेर ने जब ठंडे लोहे को चेक किया तो उन्हें पता चला कि ये तो वो लोहा है ही नहीं जो वो चाहते थे, तो काफ़ी मजबूत और नए तरीके का लोहा है। इस प्रक्रिया से बेस्मेर को पता चला कि हवा डालकर लोहे में से कार्बन को बाहर किया जा सकता है, और कार्बन लोहे की अशुद्धि का हिस्सा था। कार्बन जितना कम होता जाता है, स्टील की मजबूती उतनी बढ़ती चली जाएगी, ये साइंस बताती है। बेस्मेर ने जब प्रयोग दिखाया ब्रिटेन में लोगों को, तो उन्हें बहुत उत्साह नहीं समझ में आया कि हाँ, तो पीट कर लोहा बनाने की व्यवस्था थी, लोहा पीटा जाता था, पीट कर उसे मजबूत किया जाता था। लेकिन बेस्मेर इस मामले में जुटे रहे और उन्होंने अपनी फैक्ट्री में काम जारी रखा। 1856 में उन्होंने इसका पेटेंट ले लिया, इस प्रक्रिया का। ये बेस्मेर प्रोसेस था। बेस्मेर प्रोसेस का नाम आपने फिजिक्स में कहीं ना कहीं सुना होगा। और समझिए कि ये एक चीज़ ने पूरी दुनिया कैसे बदल दी, बेस्मेर जैसे एक सामान्य व्यक्ति ने। 19वीं सदी का वो अंत था और 20वीं सदी की शुरुआत हो रही थी। पूरी दुनिया में रेलवे नेटवर्क बन रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे थे, नहरें, पुल बन रही थी, और लोहे की ज़बरदस्त ज़रूरत थी। उसके बाद युद्ध के लिए ज़बरदस्त ज़रूरत थी। उससे पहले तक जितना लोहे से स्टील बनाया जाता था, उसके उत्पादन का जो आकार था वो भी छोटा था, क्योंकि कम जगह बनाया जा पाता था, और जिस तरीके के लोहे की ज़रूरत थी रेलवे जैसी इंजीनियरिंग को, उसकी वो क्वालिटी नहीं थी, क्योंकि उसमें वो मजबूती नहीं थी। बेस्मेर का प्रोसेस एकदम इतनी तेज़ी से फैला पूरी दुनिया में, और ख़ासतौर से यूरोप में, कि यूरोप में बेस्मेर के प्रोसेस से स्टील बनने लगी। और ये माना जाता है कि जो रेलवे की अमेरिका और यूरोप की जो रेलवे और औद्योगिक क्रांति हुई, वो उसमें बेस्मेर प्रोसेस से बनी हुई स्टील थी, जिस प्रोसेस ने पूरी दुनिया बदल दी, सिर्फ एक बेस्मेर के इस प्रयोग ने। पर हम बेस्मेर का किस्सा इसलिए आपको लेकर आए कि हमको स्टील के जन्म की कहानी आपको नहीं सुना रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं इस किस्से के जरिए कि जिस कार्बन को जलाकर और आबो हवा में छोड़कर दुनिया में करोड़ों टन स्टील बना है, जिसके आधार पर वो क्रांतियाँ हुई हैं, वही कार्बन अब हमसे बदला लेने वापस आ पहुंचा है। जिस कार्बन को निकालने से पूरी औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, स्टील, खासतौर से स्टील का जिक्र इसलिए क्योंकि स्टील सबसे पहला वो उत्पाद होने वाला है जिस पर टैक्स लगने वाला है, कार्बन टैक्स लगने वाला है। और स्टील पूरी दुनिया के गले में, स्टील से निकलने वाला कार्बन पूरी दुनिया के गले में फंस गया है, और अब सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग हैं उनमें स्टील का मुकाम सबसे ऊपर है। इस कार्बन ने पर्यावरण का सत्यानाश कर दिया। न्यूयॉर्क में बाढ़ की स्थिति आपने 2 दिन पहले देखी। सिक्किम में बाढ़ की स्थिति आप आज देख रहे हैं जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। पूरी दुनिया के पर्यावरण को तहस नहस कर दिया ग्रीन हाउस गैसेस ने, कार्बन ने। अब हिसाबे लगाया जा रहा है कि कार्बन हटाने की लागत ज़्यादा है, यही जो विनाश और तबाही आती है बाढ़ से, तूफान से, सूखे से, इसकी लागत ज़्यादा है। इन दोनों लागतों के हिसाब के बाद ये माना गया कि भाई अब तो किसी भी कीमत पे कार्बन को ख़त्म करना ज़रूरी, नहीं तो शहरों में रहना मुश्किल हो जाएगा। कभी कहीं कोई बादल फट जाएगा, कभी कहीं कोई नदी आ जाएगी शहर के भीतर, और शहरों की ज़िंदगी और सारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो ये वही कार्बन है जिस कार्बन को हटाकर, स्टील से कार्बन को निकालकर दुनिया स्टील के सहारे प्रगति पर पहुंची थी। अब उसी कार्बन से लड़ाई शुरू हो रही। और आप यकीन मानिए, दुनिया में तकनीक के लिहाज से, औद्योगिक क्रांतियों के लिहाज से, विश्व के इतिहास की किसी भी तकनीक के लिहाज से दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई होने वाली है, सबसे कठिन और सबसे चुनौतीपूर्ण लड़ाई होने वाली है।
ये लगभग वैसा ही है जैसे आप पानी गर्म करना चाहते हो और आपको आग जलाने की छूट ना मिले। और सर ये लड़ाई शुरुआत टैक्स लगा के की गई है, कार्बन टैक्स। हाँ, अब यहाँ से टैक्स आता है क्योंकि इसकी लागत है। डिकार्बनाइजेशन इस समय दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम है। लंबी जद्दोजहद चली थी पिछले 20 सालों में, 25 सालों में अलग अलग मंचों पर कि डिकार्बनाइजेशन को कैसे सामने लाया जाए। अंततः यूरोप ने इस मामले में पहल की, अमेरिका भी इसमें पीछे रह गया। ये कवायद स्टील की महंगाई लेकर आएगी। स्टील महंगा होगा तो सारी चीज़ें महंगी होंगी, क्योंकि स्टील बुनियादी धातु है, इसके साथ सब सारी चीज़ें बनती हैं। स्टील के साथ और भी बहुत सारे उत्पाद महंगे होंगे जहाँ से जो ज़्यादा कार्बन छोड़ते हैं। कुल मिलाकर मानिए कि जो टैक्स की शुरुआत हो रही है शुभम, वो ये है कि दुनिया अपने ही धर्म के लिए खुद को सजा देने वाली है। तो पहले उसने प्रदूषण किया, फिर अपने आप पर वो टैक्स लगाएगी, और वो कार्बन के टैक्स लगाने के साथ एक अनोखे तरीके की महंगाई आपका दरवाज़ा खटखटा रही, जो लंबे समय तक रहने वाली है। इस समय अगर दिल्ली में आप निर्यातकों से बात करें या वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों से बात करें तो उनकी ये फिक्र नहीं है कि भारत का निर्यात तात्कालिक तौर पर गिर रहा है, इसे कैसे ठीक किया जाए। उनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि यूरोप जो कार्बन टैक्स लगाने जा रहा है उससे निपटा कैसे जाएगा। निर्यातक उनका दरवाज़ा घेरे बैठे रहते हैं, रोज़ उनको पर दबाव बनाए कि कुछ किया जाए। दुनिया पहला कार्बन टैक्स लगाने का फैसला कर चुकी है। पहली बार इतिहास में कार्बन निकालने वाले या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर ग्लोबल टैक्स लगाया जाएगा। यूरोपीय समुदाय ने तय किया है कि जो माल उनको भेजा जाएगा उस माल पर ये टैक्स लगेगा। भारत तो कुख्यात प्रदूषक उद्योगों का गढ़ है। भारत क्या पूरा एशिया प्रदूषण में कार्बन के उत्सर्जन में दुनिया में सबसे आगे। निर्यातकों को ये लग रहा है कि टैक्स लगने का मतलब है कि वैसे ही प्रतिस्पर्धा कमजोर है, इस टैक्स के बाद तो यूरोप के बाजार में माल बेचना असंभव हो जाएगा। और इस टैक्स के सूत्र अब खुलने लगे हैं कि वो कैसे लगेंगे। आपने सीबीएम का जिक्र किया था शुरुआत में, तो ये माना जाए कि ये जो यूरोपियन यूनियन सीबीएम लेकर आए थे ये इस दिशा में पहला निर्णायक मोड़ था, क्योंकि यहाँ से भी बात आपने यूरोप की करी है। हाँ, तो यूरोप जो सीबीएम लेकर आया, जिसको हम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं, यूरोप के देश लंबी बहस मुबाहिसे के बाद इस बात पर सहमत हुए कि वे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाएंगे। ये कार्बन का लीकेज रोकने की व्यवस्था। लीकेज क्या, जैसे भारत में या चीन में बनने वाले उत्पाद जिनमें ऊर्जा की खपत ज़्यादा है, जहाँ से कार्बन का ज़्यादा उत्सर्जन होता है, जब वो पहुँचते हैं किसी दूसरे बाजार में, तो पर्यावरण को विनाश की जिम्मेदारी परोक्ष रूप से उस बाजार के उपभोक्ताओं पर भी आ जाती है, जबकि उस बाजार के उपभोक्ता ये नहीं चाहते हैं। तो ये प्रक्रिया ये है कि अगर कहीं कोई भी दुनिया में सीमा से अधिक कार्बन उगल रहा है या कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है तो उस पर सख्ती की जाए। तो सख्ती का तरीका यह है कि यूरोपीय समुदाय ने एक लक्ष्य तय किया, भारत भी उस लक्ष्य का हिस्सा है। यूरोपीय समुदाय ने और पूरी दुनिया ने एक तय किया कि दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 2030 तक 50% कम किया जाएगा। यानी आज जितनी गैसें निकल रही हैं उससे 50% घटाया जाएगा। ये स्तर 1990 से पहले का स्तर होगा। 1990 से पहले दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन इस लेवल पर था, और इस रास्ते पर चलते चलते 2050 तक नेट जीरो शब्द बार बार सुनते होंगे अगर आप पर्यावरण की चर्चाओं में कि करीबी रखते हैं। 2050 तक पूरी दुनिया को डीकार्बनाइज किया जाएगा। पूरी दुनिया में कार्बन के उत्सर्जन को इस लेवल तक नियंत्रित किया जाएगा कि वो पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। और इसलिए बहुत ही आनन फानन में जितनी तेज़ी से, अगर आप इकोनॉमिकम के नियमित दर्शक हैं तो हम आपको 2 या 3 अलग अलग किश्तों में पर्यावरण से हो रही तबाहियां और उसके आर्थिक असर के बारे में बता चुके हैं। तो जितनी तेज़ी से दुनिया में पर्यावरण की तबाहियां बढ़ना शुरू हुई, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से यूरोपीय समुदाय के देशों ने इस कार्बन सीबीएम व्यवस्था पर सहमति बनानी शुरू की, क्योंकि उनको साफ दिख रहा था कि शहर डूब रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और दुनिया को बचाने के लिए कार्बन पर नियंत्रण ज़रूरी है। अब इसके साथ कार्बन इंटेंसिव उद्योगों की पहचान हो चुकी है। उन्हें आप कार्बन खोर उद्योग भी कह सकते हैं। ये कार्बन खोर उद्योग हैं जिनकी पहचान हो चुकी है। इसमें स्टील और सीमेंट है। शुरुआत में इन पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा। जो इस महीने से व्यवस्था अमल में आई है, 1 अक्टूबर से जो व्यवस्था अमल में आई है, उसमें यूरोपीय समुदाय इस व्यवस्था को 2 चरणों में लागू करेगा। पहले दुनिया भर के जिन भी देशों से जो भी सामान यूरोप को जा रहा है उसमें कार्बन की कितनी खपत होती है इसका एक विस्तृत हिसाब, एक विस्तृत बैलेंस शीट उनसे मांगी जाएगी। जिनको बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे वो कहाँ से कार्बन उसमें कौन से ईंधन का इस्तेमाल होता है, उस पर कार्बन का उत्सर्जन क्या होता है, किसका एक विशाल रिटर्न फाइल करना होगा। भारतीय निर्यातकों ने उस रिटर्न की कॉम्प्लिकेशंस को लेकर सरकार से अपील की कि उनकी मदद की जाए। एक किस्म का ये एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न होगा या मंथली इन्फॉर्मेशन रिटर्न होगा जो कार्बन की खपत के साथ होगा। ये कागजी व्यवस्था ही इतनी बड़ी है कि छोटे निर्यातक तो पस्ती हो गए हैं इसका हिसाब किताब देने में। टैक्स 2026 से लगेगा। तो अभी से लेकर 2026 तक यूरोपीय समुदाय इस सारी व्यवस्था का डेटा जुटाएगा।
और 2026 से उन उद्योगों पर जो एक सीमा से अधिक कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उन पर $90 प्रति टन के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। प्रति टन में कार्बन का उत्सर्जन है, जितने टन कार्बन का उत्सर्जन होगा $90 प्रति टन के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। अब ये टैक्स एक तरीके की सजा है। सजा इसलिए कि अगर आप ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, ज़्यादा पर्यावरण को तबाह कर रहे हैं, तो उसकी भरपाई कीजिए। टैक्स सजा इस तरीके की है कि उद्योगों को इस सजा से बचने के लिए अपनी तकनीकें बदलनी होंगी, उसमें निवेश करना होगा, उसमें नए तौर तरीके लाने होंगे। फिलहाल ये भी स्पष्ट है कि कहाँ कहाँ लगेगा। फिलहाल शुरुआत में ये टैक्स लगेगा स्टील पर, सीमेंट पर, फर्टिलाइज़र पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, एल्युमिनियम पर और कोयले के इस्तेमाल से बनने वाली हाइड्रोजन पर। सब कुछ कवर हो गया। दुनिया की अर्थव्यवस्था की जितनी बुनियादी धातुएं और जितनी बुनियादी एनर्जी सोर्स हैं, सब पर टैक्स आने वाला। फिर से सुनिए, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी, एल्युमिनियम और कोयले से बनने वाली हाइड्रोजन, ये सब बुनियादी चीज़ें हैं जहाँ से महंगाई निकलती है, महंगाई आती है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि इन उत्पादों से बनने वाले, इन धातुओं से, इन प्रमुख उद्योगों से निकलने वाले उत्पाद भी इस टैक्स के दायरे में होंगे। यानी स्टील से अगर नट बोल्ट भी बन रहे हैं ना, या पाइप्स भी बन रहे हैं, तो वो भी कार्बन टैक्स के दायरे में आएंगे, क्योंकि उसमें उनका इस्तेमाल होता है। यूरोपीय समुदाय ने स्पष्ट कर दिया कि 2026 तक वो केमिकल और प्लास्टिक को भी इसके दायरे में लाएंगे और कारें भी इसके दायरे में 2026 से आ जाएंगी। यानी 2026 के बाद कारें भी, जो कि स्टील और प्लास्टिक और तमाम चीज़ों से बनती, उनके भी कार्बन मैपिंग होगी, उनकी कार्बन इंटेंसिटी के आधार पर उन पर टैक्स लगेगा। ये है वो हिसाब किताब जो 1 अक्टूबर से लागू हो गया है और भारत भी उस व्यवस्था का हिस्सा है। आपने बताया कि 2050 तक पूरी तरीके से कार्बन उत्सर्जन को खत्म करना है, नियंत्रण में लाना है। तो यहाँ 2 सवाल हैं सर। एक तो इसकी लागत कितनी आएगी, क्योंकि अगर आप इतना सब कुछ करने जा रहे हैं तो इसकी लागत कितनी है, और दूसरा, जब ये लक्ष्य हासिल कर रहे होंगे हम इस यात्रा में, या जब हम पहुंचेंगे गंतव्य पे, तब तक क्या कुछ उलट पलट जाएगा, बदल क्या क्या जाएगा? हाँ, अब इसका हिसाब और मीज़ान लगाया जाने लगा है, क्योंकि पहले तक तो ये चर्चाएं बड़ी फैशनेबल ड्राइंग रूम डिस्कशंस या बहुत आदर्शवादी चर्चाएं लगती थी। अब तो टैक्स सर पर आ गया, अब तो निर्यात नहीं हो पाएगा, तो अब इसकी लागत का हिसाब किताब भी लगाया जाने लगा है। और ये बात दूर तक जाने वाली बात है। हमने शुरुआत से कहा कि सबसे कठिन लड़ाई है। सबसे कठिन लड़ाई दुनिया के उद्योगों की और अर्थव्यवस्था के लिए इसलिए है क्योंकि वो जिस बुनियाद पर टिके हैं, जिस पर दुनिया का उत्पादन टिका हुआ है, उस बुनियाद को ही बदलने की बात हो रही है। और पूरी इमारत भी नहीं गिरने देनी है, इमारत वहीं खड़ी रखनी है, उसके नीचे से बुनियाद हटा देनी है और दूसरी नई बुनियाद लगा देनी है। आप सोचिए कि बिल्कुल अनोखी किस्म की तकनीकों की बात हो रही है, और इसलिए डिकार्बनाइजेशन से जुड़ी तकनीकों की चर्चा भी बड़ी अनोखी और बहुत बड़ी है। बड़ी टेढ़ी खीर है डिकार्बनाइजेशन। 2050 तक ये जो नेट जीरो का लक्ष्य है, ये इकोनॉमी में, प्रोडक्टिविटी में, जॉब्स में, हमारी खाने पीने की आदतों में, हमारे रहने की आदतों में बहुत कुछ बदल देगा। बदलेगा क्या? हम जिएंगे ऐसे ही, लेकिन सारी लागतें बढ़ जाएंगी, महंगाई हमारे सामने खड़ी होगी, कई तरीके की महंगाई जिसको हमने अभी तक अनुमान भी नहीं किया है। मैकेंजी की एक रिपोर्ट आई, ताज़ी रिपोर्ट, जिसके रोशनी में हम कुछ आंकड़े समझते हैं, मोटे मोटे आंकड़े, तो हमें समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। मैकेंजी ने बताया कि 2050 तक जो नेट जीरो का लक्ष्य है, यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है, उसे हासिल करने के लिए तेल और गैस का उत्पादन, सुनिए उल्टी बात बता रहा हूं मैं, सारी चीज़ें उल्टी दिशा में जा रही हैं। हम उत्पादन बढ़ाने की बात करते थे, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रोडक्शन बढ़ाने की प्रक्रिया पर चल रही थी कि उत्पादन बढ़ाया जाए क्योंकि मांग बढ़ रही है। अब डिकार्बनाइजेशन के लिए दुनिया को तेल और गैस का उत्पादन, तेल का उत्पादन 55% कम करना पड़ेगा और गैस का उत्पादन 70% कम करना पड़ेगा। बढ़ाना नहीं पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यानी तभी ये उनसे निकलने वाला कार्बन कम हो पाएगा। 2050 तक कोयले को इतिहास में दफन कर देना पड़ेगा, ये खत्म हो जाएगा, तब कार्बन का डिकार्बनाइजेशन का लक्ष्य पाना होगा। तो अब अगर तेल और गैस का उत्पादन 50%, 60-70% कम हो जाएगा, कोयले का इस्तेमाल रोक दिया जाएगा, तो ऊर्जा आएगी कहाँ से? इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी जिस एनर्जी के दम पर हम 7%, 8% की आर्थिक विकास दर का भारत में दम भरते हैं, चीन में 7-8% की, और दुनिया ये सोच रही है कि उसे 4-5% की आर्थिक विकास दर चाहिए, तो ये कहाँ से आएगी? इसी तरह से इंटरनल कंबक्शन इंजन वाली सारी कारें 2050 तक बंद करनी होंगी। यानी जिन कारों में आज आप चल रहे हैं, जिनको आप खरीद रहे हैं, जिन कारों को लेकर आप उत्सुक हैं, लालायित हैं, इन सब कारों की उम्र 15 से 20 साल है। इन सारी कारों को बंद करना पड़ेगा क्योंकि इन पर इतना टैक्स हो जाएगा कि इनको बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इनकी जगह बैटरी वाले व्हीकल्स आएंगे, बैटरी के वाहनों का शुरू होगा। अब स्टील का उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन 2050 तक सारी तरीके की स्टील कार्बन फ्री करनी होगी।
स्टील तो चाहिए होगा, पर स्टील ऐसे बनेगी जिसमें कार्बन नहीं होगा। जैसा कि आपको शुभम ने बताया कि ब्रिटेन की सरकार ने अपने एक पुराने प्लांट को टाटा समूह को सबको दिया है और उसे डीकार्बनाइज स्टील बनाने की बात कही है। अब वाहन तो चलेंगे बैटरी से, पर उन्हें बनाने के लिए बिजली भी तो चाहिए होगी, बगैर बिजली के तो काम नहीं चलेगा। इसलिए बिजली की सप्लाई को 2050 तक दोगुना करना होगा। कोयले से बिजली नहीं बनेगी, गैस से बिजली नहीं बनेगी। यूरोप गैस पर बिजली बनाता है भारत और चीन कोयले से बिजली बनाते हैं। बिजली कार्बन के स्रोतों से बनने वाली बिजली तो खत्म होगी, पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दोगुनी करनी होगी। हाइड्रोजन का, बायोफ्यूल्स का, इसका सबका उत्पादन आज की तुलना में 10-10, 12-12 गुना बढ़ाना पड़ेगा। और इन तकनीकों में बहुत निवेश है अभी। ये तकनीकें स्केल नहीं हो पाई हैं, इनका बड़ा स्केल नहीं है। आपको आज दुनिया में पावर प्लांट लगाने में, थर्मल पावर प्लांट लगाने में कोई समय नहीं लगता। दुनिया में दसियों कंपनियां टरबाइन बना रही हैं, टरबाइन लगाए, अपने फैक्ट्री लगाई, ग्रिड से जोड़ा और प्रोडक्शन शुरू हो गया। पर हाइड्रोजन और बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल, उसके लिए तकनीकें, उसके उपकरण अभी उस स्केल पर नहीं गए। खाद्य उत्पादन, फसलें भी बदल जाएंगी, क्योंकि फर्टिलाइजर पर जब टैक्स लगना शुरू होगा तो हमें बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बायो फर्टिलाइजर्स महंगी हैं और उस स्केल पर क्या उत्पादन कर पाएंगी जिस स्केल के उपज की ज़रूरत है दुनिया की भुखमरी को और खाने पीने को दूर करने के लिए, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स करती हैं। और अगर फर्टिलाइजर्स को अपने को डिकार्बनाइज करना होगा तो यूरिया की और नाइट्रोजन की और इनकी कीमतें किस लेवल पर पहुँचेंगी, इसका अंदाज और हिसाब अब लगाया जाने लगा है। मैकिंजी मान रहा है, मैकिंजी का जो अध्ययन बता रहा है कि 2050 तक का जो नेट जीरो का लक्ष्य है उसे हासिल करने के लिए अगले 3 डिकेड में, अगले 30 साल में, ज़्यादा लंबा समय नहीं है, $275 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। $275 ट्रिलियन लगाने होंगे, यानी लगभग, यह आंकड़ा आपके सामने है स्पेंडिंग का, जो अभी मौजूदा स्पेंडिंग है उससे लगभग 3 गुनी, यानी 2023 से 2050 तक करीब करीब $9.2 ट्रिलियन का खर्च पूरी दुनिया को करना पड़ेगा। इसमें सरकारें भी शामिल हैं, प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है। ये टोटल स्पेंडिंग है फिजिकल एसेट्स पर और जो सिस्टम्स हैं उनको अपग्रेड करने पर होगी। भाई ये अमाउंट आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसे दूसरे संदर्भ में देखिए। यह राशि अगले 3 साल में ग्लोबल जीडीपी का 7.5% है। पूरी दुनिया की जीडीपी का 7.5% खर्च होगा। तब हम ये जिस बाढ़ में अभी उत्तराखंड डूबा है, या जिस बाढ़ में न्यूयॉर्क डूबा है, या जो इस परिस्थिति, इस पर काबू पाने की तैयारी कर पाएंगे। मोटे तौर पर ये माने कि, और इससे करीब से समझें तो मोटे तौर पर माने कि पूरी दुनिया में कंपनियों का जितना मुनाफा है उसका 50% इस काम में जाएगा। सरकारों का जितना टैक्स है उसका 1/4 हिस्सा इस काम में लगेगा। और दुनिया में जो टोटल प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसका 15% इसमें जाएगा। और जितनी भी हाउस होल्ड सेविंग्स हैं पूरी दुनिया के हर कोने में, उसका 7% हिस्सा दुनिया को कार्बन से मुक्त करने पर जाएगा। ये लागत का मीजान है, लागत का हिसाब है, जिससे आप समझ सकें कि $275 ट्रिलियन आखिर है कितना, या $9.2 ट्रिलियन पर ईयर की लागत कितनी है। दूसरा, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ का जिक्र किया बार बार, महंगाई का, कि महंगाई आएगी। तो किस सेक्टर में कितनी महंगाई का अनुमान है, कहाँ कितनी लागत बढ़ जाएगी, कितनी महंगाई बढ़ जाएगी? हाँ, और इस बार इसलिए महंगाई की चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार महंगाई सरकारों के केंद्रीय बैंकों के ब्याज दरें बढ़ाने के बाद भी कम नहीं हुई। दुनिया में ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा मांग आ गई हो, उसके बाद भी महंगाई कम क्यों नहीं हुई, क्योंकि अब दुनिया के उद्योग कार्बन से मुक्ति की जो लागत है उसे धीमे धीमे पास ऑन करना शुरू कर रहे हैं। और जो स्टील टाटा स्टील जो स्टील को यूरोप में बनाने जा रही है, या जो पुराने ब्रिटेन के स्टील प्लांट को डीकार्बनाइज करने जा रही है, वहाँ की नौकरियाँ रोजगार बचाने के लिए, वहाँ जो स्टील बनने वाला स्टील होगा वो सस्ता नहीं होने वाला है। तो अब ये माना जा रहा है कि अगले 1 दशक तक डीकार्बनाइजेशन की लागत हमारे उद्योगों की, उत्पाद की, ज़िंदगी की लागत में, बजटों की लागत में, टैक्स की लागत में शामिल होगी। जो नेट जीरो करने का लक्ष्य है, या दुनिया को कार्बन से मुक्त करने का जो लक्ष्य अब तय हुआ, जिस पर ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म आया और टैक्सेशन लगने वाला है, इसमें अधिकांश पैसा शुभम उन उद्योगों पर खर्च होगा जो अभी कार्बन उगल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप फैक्ट्री बंद कर देंगे या बिजली घर बंद कर देंगे, बिजली घरों को बदलना होगा, उनको अपनी तस्वीरें अपना तौर तरीका, सारी चीज़ें बदलनी होंगी। 75% पैसा जो एस्टिमेट किया गया है फंड, वो इन उद्योगों को ठीक करने में जाएगा। ये जो सबसे ज़्यादा कार्बन उगल रहे हैं, इनमें बिजली है, इनमें ऑटोमोबाइल है, इसमें स्टील है, इसमें सीमेंट है और इस तरीके के तमाम उद्योग हैं। अब आइए असली लागत पकड़िए। कार्बन खपत बढ़ाने के लिए स्टील और सीमेंट की लागत 30 से 45% बढ़ेगी। और इसलिए भारत में मांग कम होने की परिस्थिति में भी
बाजार में सीमित डिमांड होने की परिस्थिति में भी सीमेंट कंपनियां लगातार लागत बढ़ा रही हैं, क्योंकि उसकी तैयारी में है कि उन्हें धीमे धीमे कार्बन के नियमों के हिसाब से अपने उत्सर्जन के तौर तरीके बदलने होंगे। सीमेंट कंपनियां तो और भी ज़्यादा ऐसी गतिविधियों में लगी हैं जिनसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, इसलिए उन्हें और ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा। बिजली उत्पादन और वितरण की लागत में 25% की बढ़ोतरी होगी, और यही दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक है मेटल और दूसरी है पावर। इन दोनों की कीमतों में अगर लागत में 30 से 45 और 50% की बढ़ोतरी होगी तो असली महंगाई तो यहीं से निकल कर आएगी, जो सारे से पूरी अर्थव्यवस्था में दिखाई देगी। और इसमें एक और चीज़ जो कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म के दस्तावेज बताते हैं कि इसमें अधिकांश खर्च अपफ्रंट करना पड़ेगा, तत्काल, तुरंत। ये नहीं है कि इसे आप 30 साल तक करते रहेंगे, क्योंकि अगर पर्यावरण का लक्ष्य पाया जाना है तो अगले 10 साल में ये सारी चीज़ें करनी होंगी। इसलिए महंगाई को लेकर लंबे चलने के आंकलन आ रहे हैं। सालाना अभी जो जितना खर्च दुनिया में पर्यावरण को सुधारने की तकनीकों पर हो रहा है उद्योगों में, उसमें करीब 60% की बढ़ोतरी होगी। 3.5 से 4.5 ट्रिलियन डॉलर हर साल खर्च करने पड़ेंगे इन सारे उद्योगों को, तब वो इस टैक्स के कोड़े से बच पाएंगे और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लक्ष्य पाएंगे। दो तीन चीज़ें जो अभी दिख रही हैं सामने, वो ये कि मैकिन्जी और दुनिया के कई बड़े बैंकर्स की रिपोर्ट में पढ़ रहा, तो उन्होंने कहा है कि बिजली की महंगाई सबसे कमरतोड़ होने वाली है, क्योंकि थर्मल पावर को डिकार्बनाइज करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और वहाँ खासतौर से भारत और चीन जैसे देशों में जहाँ कोयले पर आधारित है, 70-80% बिजली कोयले से आती, वहाँ ग्रीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी लाकर कोयले थर्मल पावर को की ग्रीनिंग करके जो बिजली बनाई जाएगी उसकी महंगाई बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा गैस और बाकी नॉन फॉसिल फ्यूल के जो स्रोत हैं उन्हें बढ़ाना होगा, सारे संयंत्र बदलने होंगे, तब कार्बन रहित बिजली बनेगी और बिजली की मांग भी बेतहाशा बढ़ेगी। क्योंकि अगर एक तरफ कच्चे तेल का और गैस का उत्पादन होगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में आएंगे तो उनकी बैटरियां ग्रिड को चूस डालेंगी। उन बैटरियों को चार्ज करने के लिए आप अभी दुनिया में ग्रिड की जितनी कैपेसिटी उससे कई गुना ज़्यादा कैपेसिटी की ग्रिड पे देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जितना ऑटोमोबाइल दुनिया में है उसका बिजली की ग्रिड से कोई लेना देना नहीं है। इसका अगर 50% ऑटोमोबाइल जो सड़क पर चल रहा है वो भी ग्रिड पर शिफ्ट हो जाता है, यानी वो अपनी एनर्जी के लिए बिजली के ग्रिड पर निर्भर हो जाता है, तो कितनी अधिक बिजली के उत्पादन की बात होगी। और यही वो 99 का फेर है, वही सबसे बड़ी पजल है कि आपको बिजली बनानी भी है पर साफ़ सुथरी बिजली बनानी है, और बिजली की खपत भी बढ़ेगी। इसके अलावा और भी तरीके महंगाई आने के हैं। कार्बन मुक्त जो उत्पाद बनेंगे एक नई कैटेगरी आने वाली है, जैसे आप अभी हाल फिलहाल में हर्बल उत्पादों की, सेफ उत्पादों की, सुरक्षित या नेचुरल उत्पादों की कैटेगरी देखते हैं। बहुत जल्दी यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों से कार्बन फ्री प्रोडक्ट्स की एक नई खेप आने वाली है। अब कार्बन फ्री प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिनके उत्पादन से कार्बन नहीं निकलता है, वो उत्पाद महंगे होंगे। परिवहन, ईंधन, ये सारी चीज़ों की लागत इसमें बढ़ेगी। अच्छा, इस रास्ते को छोड़कर जाने का कोई विकल्प नहीं होगा शुभम, क्योंकि जो बदलेंगे नहीं उन पर कार्बन टैक्स लगा दिया जाएगा। तो कार्बन टैक्स लगाए तो बाजार लूज करेंगे, क्योंकि उनको मार्केट नहीं मिलेगा, उनको अपने प्रोडक्ट्स की सेल नहीं मिलेगी। इसलिए इस बदलाव में की रफ्तार दिखने वाली है। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि ठीक है, गाड़ियाँ ये वाली बंद हो जाएंगी, नई आ जाएंगी, बिजली कम हो जाएगी, ये सब होगा, नौकरियों पर क्या असर होगा? रोजगार का बाजार कैसे बदलेगा? रोजगार के बाजार के लिए निरापद नहीं है, क्योंकि रोजगार के बाजार में जिस तरीके की परिस्थितियाँ पूरी दुनिया में रही हैं, वो उत्पादन बढ़ाने की, और दुनिया में जो कार्बन इंटेंसिव उद्योग हैं वो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले भी उद्योग हैं, क्योंकि उनके स्केल बहुत बड़े होते हैं, चाहे स्टील हो या सीमेंट हो या फर्टिलाइज़र हो। कार्बन से फ्रीडम करीब 20 करोड़ रोजगार अगले 2 दशक में ख़त्म करेगी, ऐसा मैकिन्जी का मानना है। पर 2050 के बाद, ये आंकड़ा देखिए, चार्ट देखिए तो आपको दिखाई देगा, पर 2050 के बाद रोजगार वापस लौटेंगे जो नई तकनीकों से लैस होंगे, और वहाँ उस स्थिति में रोजगारों में बढ़ोतरी होगी। पर इस आंकड़े को एक संदर्भ में समझना ज़रूरी है। 20 करोड़ रोजगार जाएंगे डिकार्बनाइजेशन से, और 20 से 25% नौकरियाँ जा रही हैं AI के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पिछले 2 साल में आकर दुनिया में रोजगार के बाजार में तहस नहस कर दिया, भारत के बाजार को भी तहस नहस कर दिया। अब डिकार्बनाइजेशन के कारण जो नए उद्योग आएंगे या जो तकनीकें लाएंगे, उनमें जॉब्स की और ज़्यादा कटौती होगी।
और इसीलिए ये जो ताजी महंगाई हमको दिख रही है ना, इसकी प्रकृति पूरी तरह फ़र्क है। डिकार्बनाइजेशन की पूरी तैयारी में हमें धातुओं का भी बाजार बदल रहा है, तकनीकों का बाजार भी बदल रहा है। उद्योग एक साथ कीमतें नहीं बढ़ा रहे हैं, धीमे धीमे कीमतें बढ़ा रहे हैं ताकि टैक्स की मार से भी बचा जा सके और अपने उद्योगों को धीमे को ठीक किया जा सके। अब आप अगर आज किसी सीमेंट उद्योग के किसी भी व्यक्ति से गहराई से अंदर बात करिए तो वो अपनी लागत का मीजान लगाए बैठा है कि अगले 6 महीने में उसे अपनी सीमेंट की पूरी प्रोसेस में ऐसे क्या बदलाव करने कि कल उस पर टैक्स ना लगा दिया जाए। तो एक एक करके नई नई तकनीकों को लाने की कोशिश कर रहा है। अब औद्योगिक क्रांति ने दुनिया में उत्पादन बढ़ाया था, तकनीकी क्रांति ने इनोवेशन लाकर लागत कम करने की राह खोली थी। उत्पादन बढ़ा था तब लागतें ज़्यादा थी, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी ने कॉस्ट कम की और स्केल बड़ा कर दिया। लेकिन 200 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है शुभम, जब इंडस्ट्री की कॉस्ट में बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। पिछले 200 साल में इंडस्ट्री की कॉस्ट में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज इस बात पर फोकस करती थी कि लागत कैसे कम की जाए ताकि मुनाफे ज़्यादा हो सके और ज़्यादा उत्पादन बढ़ाया जा सके और लोगों को सस्ता सामान दिया जा सके। इसलिए आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जो स्टील का सामान एक्स कीमत पर बनता था, महंगाई बढ़ने के बाद भी उससे वो सस्ता हो गया। तो पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो 2 चीज़ों पर केंद्रित थी। पहला था कि दुनिया की मांग के बराबर उत्पादन किया जाए ताकि मांग और सप्लाई के मांग और आपूर्ति के अंतर को कम किया जा सके, जिससे महंगाई उपजती है। और फिर नई तकनीकें लाकर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और क्वालिटी बेटर की जाए। पहली बार ऐसा हो रहा है जब डिकार्बनाइजेशन स्पष्ट रूप से कंपनियों को की लागत बढ़ाने का पूरा प्रारूप लेकर उनके सामने आया। और इसीलिए ये जो ब्रिटेन का फैसला हुआ, जिसका रेफरेंस आपको शुभम ने दिया, वो इस संदर्भ में था कि कोई प्राइवेट कंपनी अपनी तरफ से उस पुराने प्लांट को ठीक करने को तैयार नहीं थी जब तक कि सरकार बजट से उसे पैसा देने को तैयार नहीं थी। अब दुनिया के सामने 2 खतरनाक विकल्प हैं। या तो न्यूयॉर्क की बाढ़, कनाडा में जलते हुए जंगल, भारत में हिमाचल प्रदेश की तबाही, ये एक तरफ है। और दूसरी तरफ है कार्बन और ग्रीन हाउस गैसों से जो पर्यावरण बिगड़ रहा है। वो जो लक्ष्य है वो ये है कि दुनिया में कि जो गर्मी या तापमान में बढ़ोतरी को है वो 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाना है। हालांकि साल की गर्मी के साथ ये लक्ष्य टूट चुका है, लेकिन लक्ष्य है कि अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस का और कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे तो 2050 तक इस गर्मी को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक ही साल में दुनिया ने ऐसी भयानक फ्यूरीज देख ली हैं, पूरी दुनिया के हर देश ने। नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी ऐसा देश बचा होगा जहाँ पिछले 2 साल के भीतर पर्यावरण की तबाही नहीं आई हो। जापान, चाइना, यूरोप, कनाडा, इंडिया, कहीं भी देख लीजिए, कहीं बादल फटे, कहीं तूफान आए, कहीं जंगलों में आग लगी, चारों तरफ ये तबाही दिखाई दे रही है। अब ये लग रहा है कि जो बनाया वो सब मिट जाएगा, जो अभी तक बनाकर तैयार किया गया वो सब मिट जाएगा। इस स्थिति में तो पहले कार्बन को मिटाना जरूरी। और अब ये एक सहमति सी बन रही है कि कार्बन को हटाने के लिए अगले कुछ दशक नए किस्म की महंगाई से जूझने के होंगे। और ये बात केंद्रीय बैंकर मान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस समय जब दुनिया में महंगाई बढ़ने का कोई बड़ा व्यवहारिक कारण नहीं दिखता सिर्फ कच्चे तेल की कीमतों को लेकर, फिर भी ये है कि इंडस्ट्री अपनी लागत को कम करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि लागत आने वाले समय में बढ़ाने वाली है। तो ये अब पूरी कार्बन की जो बहस थी दरअसल वो शुरू हुई थी बेसमेंट से, और देखिए आते आते आज हम टैक्स लगाने की स्थिति में आ गए। जो पैदा हमने खुद किया अब आप उसको ख़त्म करने के लिए ही खर्च करेंगे। खर्च कैसे करेंगे? तो टैक्स लगाया जाएगा, जिससे कि महंगाई स्थायी हो चलेगी। आगे बढ़ते हैं, आपके सवाल जवाबों की बारी। सर, पहला सवाल है विष्णु जी का, वो पूछ रहे हैं यूरोप और अमेरिका के सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने की क्या व्यवस्था है? यूरोप में पेंशन की व्यवस्था और पहले शुरू हुई थी, बिस्मार्क के ज़माने में जर्मनी से आई थी। यूरोप ने पेंशन के ढांचे को काफ़ी व्यवस्थित ढंग से शुरू किया था और वो एक आदर्श और मॉडल था। अमेरिका में बाद में पेंशन की व्यवस्था आई, लेकिन यूरोप और अमेरिका के पेंशन बाजार काफ़ी विकसित हैं और वहाँ कई तरीके के पेंशन विकल्प लोगों को मौजूद है। सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से भी पेंशन मिलती है, इसके अलावा उन्हें पेंशन फंड्स में निवेश का भी विकल्प मिलता है। दोनों ही बाजार दुनिया में सबसे बड़े पेंशन फंड मार्केट भी हैं। बचतों से पेंशन फंड पैसा उठाते हैं और भारत जैसे बाजारों में लगाते हैं। तो सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से भी पेंशन मिलती है, वो अलग से निवेश भी करते हैं। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी
पेंशन की व्यवस्थाएं काफ़ी संतुलित और बनी हुई हैं। इसलिए आपको याद होगा जब कोविड के दौरान डिस्ट्रप्शन हुआ था, चीज़ें बंद हुई थी, तो कई जगह सरकारों ने जो पेंशन के कंट्रीब्यूशंस थे उनको अपने सर पर ले लिया था और सरकारों ने अपने बजट से, यहाँ तक कि प्राइवेट कर्मचारियों के पेंशन कंट्रीब्यूशन भी अपनी तरफ से दिए थे। तो वहाँ का सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी या सामान्य लोग भी वहाँ पेंशन की प्रक्रिया में, तो वो लोग भी शामिल हैं जो कहीं कर्मचारी नहीं हैं, व्यापारी हैं, बाकी लोग हैं, वो भी उस पेंशन नेटवर्क का पार्ट है। इसलिए वहाँ का पेंशन सिस्टम काफ़ी रोबस्ट है और काफ़ी बड़ा है। अगला सवाल सर है महेश जी का, वो ये पूछ रहे हैं कि गोल्ड में निवेश करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? हाँ, ये सवाल पिछली बार के इकोनॉमिकम से जुड़ा हुआ है। बेहतर तरीका गोल्ड में निवेश करने का इस समय अगर भारत की दृष्टि से देखें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इसलिए इतना आकर्षण है क्योंकि उसमें गोल्ड के कीमत का एप्रिसिएशन का लाभ भी आपको मिलता है और इसके साथ एक अतिरिक्त इंटरेस्ट का लाभ भी मिलता है। इससे बेहतर है कि गोल्ड को डिजिटली खरीदा जाए, चाहे जितने भी अलग अलग माध्यम से आप खरीदें, चाहे बॉन्ड से खरीदें या ETF से खरीदें या बाकी किसी निवेश के जरिए खरीदें। डिजिटल गोल्ड निवेश सुरक्षित भी है और अब क्रमशः धीमे धीमे पूरी दुनिया में निवेश के केंद्र में गोल्ड डिजिटली आ भी रहा है। तो गोल्ड को आपके पोर्टफोलियो में एक हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसा अब विशेषज्ञ मान रहे हैं। अगली बात सर इनकम की बात में क्या खास? आज जब आप इसे देख रहे हैं तो शाम को आप मनी 9 के सुपर ऐप पर इस हफ्ते का स्टॉक सेंट्रल भी देखेंगे। इस हफ्ते का स्टॉक सेंट्रल खास होने वाला है। ये पहले कई हफ्ते हैं जब शेयर बाजार में खासी बेचैनी है, दो तरफा चीज़ें चल रही हैं। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से बेचकर निकल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई हैं, यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में नरमी है, जापानी येन को लेकर तमाम सवाल हैं। इसे लेकर भारतीय शेयर बाजार अपनी ऊंचाई से काफ़ी नीचे आ चुके हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि त्योहारी सीजन से पहले बाजार में मांग होती है, लेकिन अब जिस तरीके की परिस्थितियाँ दिख रही हैं उसमें शेयर बाजार बेचैन भी हैं, ऊहापोह में भी हैं और कई किस्म के जोखिम भी बाजार में बन रहे हैं। तो इस बार का स्टॉक सेंट्रल देखना मत भूलिए विपुल सिंह के साथ। विस्तार से वो आपको बताएंगे कि शेयर बाजार में भीतर चल क्या रहा है, बड़े बड़े सूचकांक जो आप सुनते हैं उनके पीछे की अंतर्कथा क्या है, और अगर आप बाजार में सीधे निवेश करते हैं या परोक्ष रूप से निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, तो आपके लिए ये सूचना और जानना ज़रूरी है कि अगले 3 महीनों में, 4 महीनों में, 6 महीनों में भारतीय शेयर बाजार किस दिशा में जाने वाला है। बिल्कुल, तो इनकम की बात में आप इस बार देखिए स्टॉक सेंट्रल। सर चलते चलते वेब सीरीज़ और बता दीजिए। हाँ, इस बार की वेब सीरीज़ भी अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं तो नेटफ्लिक्स पर एक बहुत छोटी सी शानदार शॉर्ट मूवीज़ की या डॉक्यूमेंट्रीज़ की या शॉर्ट मूवीज़ कहें, उसकी एक सीरीज़ आई है जिसे अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर हैं वेस एंडरसन उन्होंने बनाया। जो लोग फिल्म की दुनिया से जुड़े हैं वो वेस एंडरसन को जानते होंगे। कहानी कहने का उनका अपना एक अंदाज़ है, कैमरे का एक उनका अपना प्रयोग है। उनकी एक सीरीज़ आई है जिसका नाम है द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, पर इस कहानी का एक रिश्ता भारत से भी है। बेहद दिलचस्प ढंग से फिल्म आएगी, छोटी सी 45 मिनट की फिल्म है और इसके साथ 3 और छोटी छोटी फिल्में हैं। ये रोलाल्ड डाल की कहानियों पर बनाई गई हैं। एक नए तरीके का सिनेमा है, वेस एंडरसन के साथ इसमें दिखता है और कहानी बेहद रोचक, बेहद दिलचस्प है। अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा सा समय लगाकर इसे देख सकते हैं आप। द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसे आंख बंद करके सब कुछ दिखता था। आंख बंद करके सब कुछ देखने वाली कहानी इस बार आप वेब सीरीज़ में देखिए। फिलहाल आज के इकोनॉमिकम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर आएंगे किसी नए विषय के साथ, किसी रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।